हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी कि जब हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इनहेरिटेंस जब मोर देन वन जीन से कंट्रोल किया जाए। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील जो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब कि जैसे जैसे डोमिनेंट अलील्स बढ़ते जाएंगे, जीन्स हैं, जीन्स के अलील होंगे, तो जैसे जैसे डोमिनेंट अलील्स बढ़ते जाएंगे वहाँ पर उनका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ईच डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसिंग ए पार्ट और यूनिट ऑफ द ट्रेट। ठीक है, जीन्स जो इन्वॉल्व है उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीजीन्स, और पॉलीजीन्स जो है एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर जो है 3 पेयर ऑफ जीन से डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ए बी बी सी सी है, तीनों जीन्स में जो है होमोजाइगस डोमिनेंट अगर हम लोग रखते हैं, यानी कि डोमिनेंट अलील का नंबर यहाँ पे हमारे पास है 6, और वो जो है अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाएंगे, यानी कि डार्केस्ट स्किन कलर मिलेगा। फिर मान लीजिए हमारे पास एक अलील जो है वो रिसेसिव है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा लाइट। फिर 2 अलील अगर रिसेसिव है तो उससे थोड़ा सा लाइट। यानी कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट अलील उतना ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट वहाँ पर ट्रेट दिखेगा। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर हो गया, ह्यूमन हाइट हो गया। स्किन कलर के लिए तो आपको याद भी रखना है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं प्लियोट्रोपी पे। कि एक हमने पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब है हमारे पास प्लियोट्रोपी की। प्लियोट्रोपी क्या होता है कि जब सिंगल जीन जो है मोर देन वन ट्रेट को इन्फ्लुएंस करे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में था मोर देन वन जीन, यहाँ पे हम लोग बात करें कि सिंगल जीन बट ट्रेट जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मोर देन वन है। ठीक है, इन जीन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। प्लियोट्रोपी इज ड्यू टू अफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन 2 और मोर इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप। यानी कि एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। पी में हम लोग बात करें तो हमारे पास वहाँ पर एक जीन बी होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज एंड शेप ऑफ सीड। सिंगल जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइज को भी और शेप को भी। फॉर एग्जांपल जब कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो सीड्स जो होंगे राउंड एंड लार्ज होंगे। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो सीड्स जो है राउंड एंड इंटरमीडिएट साइज के होंगे। अगर स्मॉल बी है तो सीड्स जो है रिंकल्ड एंड स्मॉल साइज के होंगे। ये है प्लियोट्रोपी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, यानी कि जब हम बात करते हैं, देखिए इससे पहले हम लोगों ने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। अब यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया पी प्लांट को। सिंगल इनहेरिटेंस में, सिंगल जीन के इनहेरिटेंस में उन्होंने एक करेक्टर का डिफरेंस लिया था 2 प्लांट्स के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस लिया 2 करेक्टर्स का, यानी कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स यानी कि 2 पेयर ऑफ अलील, 1 पेयर ऑफ अलील फॉर एवरी जीन, ओके, एंड 2 करेक्टर्स एट ए टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक और लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो अलील्स हैं 2 पेयर्स के, जो 2 ट्रेट्स को जो अलग अलग गवर्न कर रहे हैं, अलील्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने बोला था ना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब गैमेट बनेंगे तो एक में एक ही अलील जाता है, पर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 2 ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, 2 करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एक जो है, एक तो अलील जाएगा पर गैमेट में कैपिटल टी का और एक कैपिटल आर का। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहता है जो ये 2 अलील्स हैं ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, और रैंडमली अरेंज हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि वो जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं सेग्रीगेशन को, और एंड में हमें बोथ पेरेंटल एंड न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है राउंड एंड येलो सीड का, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड का। तो राउंड एंड येलो डोमिनेंट है,
रिंकल्ड एंड ग्रीन जो है रिसेसिव है। तो यहाँ पे गैमीट बने, उसमें एक तो आया राउंड वाला अलील और एक आया येलो वाला अलील। यहाँ पर एक रिंकल वाला और एक ग्रीन वाला। और फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन में हमारे पास मिले सारे हिट्रोजाइगस राउंड एंड येलो। फिर हमने उनमें सेल्फिंग कराया और अब सेल्फिंग के बाद हमारे पास पेरेंट कैरेक्टर्स भी हम लोगों को मिल रहे हैं फिनोटाइप में, ठीक है, जीनोटाइप में भी मिल रहे हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, और न्यू रिकॉम्बिनेशंस भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो हमें न्यू रिकॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले और पेरेंट्स वाले भी देखने को मिले। यहाँ पे हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आ जाता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। वहीं पे जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1:2:4:2:1:2:1। देखिए कैसे, देखिए ये हमारे पास एक ही है 1 2। अगेन हमारे पास हम लोग चल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गए फिर से ये एक 2 वाले हो गए, फिर से हमारे पास 4 वाले हो गए। देखो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था सटन एंड बोवरी ने इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से अलग अलग, 1902 में। पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था TH मॉर्गन ने इन 1933 अपने ड्रोसोफिला के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पे। ये थ्योरी कहती है कि जीन जो है, जो मेंडल ने फैक्टर्स जो बोले थे वो जो है स्पेसिफिक लोकस पे है पर क्रोमोसोम पे है, specific locus or loci of chromosome, and it is chromosome which segregates and assort independently during meiosis। जीन्स नहीं, क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट और असोर्ट हो रहे इंडिपेंडेंटली मियोसिस के टाइम पे, और वो रिकम्बाइन हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। अब बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर्स इन सोमेटिक सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज़ में हमारे पास जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बिहेवियर में, वो क्या है, बोथ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बोथ अकर्स इन पेयर्स, बिफोर सेल डिवीजन बोथ गेट रेप्लिकेटेड, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अलीलिक पेयर, ठीक है, बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Only these genes show independent assortment which occurs on different chromosome, जो कि अभी आगे हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे लिंकेज, जो कि एक्सेप्शन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, ठीक है। तो उन्होंने क्रोमोसोम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मियोसिस हुआ, मियोसिस में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होकर जो हमारी गैमेट्स बनते हैं जर्म सेल्स उनमें जाते हैं, ठीक है, ना कि जीन्स। अब देखो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है हमारे पास, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है जिनके ऊपर फैक्टर्स जो मेंडल ने यूज़ किया था टर्म, यानी कि जीन्स जो है उनके पेयर्स प्रेजेंट है जो कि सेग्रीगेट हो जाते हैं एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 में, ठीक है, और आखिरी में प्रोड्यूस करते हैं 2 डॉटर सेल्स। अब एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में जो ये डॉटर सेल्स बनी थी ना, जब ये फर्दर मियोसिस 2 में जाती है, तो एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में जो हर क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड्स है वो भी सेपरेट हो जाते हैं और फिर से बनाते हैं अगेन 2 डॉटर सेल्स। तो एट द एंड हमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स मिली एंड हैविंग 1 क्रोमोसोम, यानी कि हर जो डॉटर सेल बनी उसमें एक ही क्रोमोसोम है और एक ही अलील और फैक्टर प्रेजेंट है। अब उन्होंने क्रोमोसोम से ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को भी एक्सप्लेन किया कि देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, मियोसिस 2 हुआ आखिरी में, मियोसिस 1 होने के बाद, तो जब वहाँ पे जो क्रोमेटिड सेपरेट हुए ना इसने इसको इन्फ्लुएंस किया ना इसने इसको इन्फ्लुएंस किया और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, ठीक है, क्रोमोसोम्स। फिर आए मॉर्गन, TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। अब TH मॉर्गन जो है उनको हम लोग फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। अब
इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया? जैसे मेंडल ने पी को यूज़ किया था ना, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस थे, ऐसे ड्रोसोफिला के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और इनको छोटी छोटी ईस्ट कल्चर वाली बोटल्स में भी हम लोग इनको जो है ऐसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है 2 वीक्स का ही, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ने में ईजी हो जाता है। सिंगल मीटिंग में ये हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, यानी कि मेल एंड फीमेल को हम लोग अलग अलग से पहचान सकते हैं। फीमेल जो है लार्जर है साइज़ में मेल से। ठीक है, साथ में फीमेल के पास रियर एंड पे एक ओविपोजिटर भी होता है, जिससे कि हम लोग इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, साथ में चीपर है। अब इट हैज़ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी इजीली सीन। ड्रोसोफिला के अंदर जो हेरिडिटी वाली वेरिएशंस हैं, बोल रहे हैं कि इनको इजीली पढ़ा जा सकता है इवन एक लो माइक्रोस्कोप के अंदर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट आई कलर्स जो मिलते हैं, या फिर डिफरेंट साइज ऑफ विंग्स हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लिंकेज। देखिए, लिंकेज जो है एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लिंकेज क्या होता है? एक जीन का टेंडेंसी होता है कि वो साथ में रहे अलग अलग जीन्स का, जब इनहेरिटेंस कराया जा रहा है कि वो सेपरेट नहीं होना चाहते, तो वो लिंकेज में है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है और साथ में बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट है। तो जब वहाँ पे मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तब चांसेस हैं कि वो एक दूसरे से अलग अलग ही ना हो 2 जीन्स, और टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट सेपरेशन। ठीक है, तो यानी कि 2 जीन्स या उससे ज़्यादा जीन्स में हमें फिजिकल एसोसिएशन देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि कौन सा ज़्यादा एसोसिएशन ज़्यादा अच्छा वाला होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है 2 जीन्स के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, जीन्स के बीच का। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज कम। ठीक है, यानी कि अगर लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज़्यादा। अब लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीन्स अलग अलग ही नहीं हो रहे, अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे बने? यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहेंगे जो पेरेंट से आ रहे हैं। ठीक है, लिंक्ड जीन्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। अब नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो है वो इक्वलेंट होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए जीनोम। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग बोलते हैं कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम बात कर रहे हैं जीनोम की, यानी कि जब हम हैप्लोइड सेल की बात कर रहे हैं, उसमें जितने क्रोमोसोम्स उतने लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब लिंकेज में भी ना हम बात करें अगर कंप्लीट लिंकेज की, तो जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से, और साथ में ही इनहेरिट होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है कि वो इतने पास हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? जिसमें हमें न्यू और नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लिंक्ड जोन्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे अलग हो जाएंगे और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में। जैसे कि ड्रोसोफिला में उन्होंने इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाया था कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन 2 जीन्स की, Y और W की अगर हम लोग बात करें, तो वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक है, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा, तो नंबर ऑफ पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन जो है हमें ज़्यादा मिल रहे थे न्यू रिकॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। वहीं पे हम लोग W और M जीन की बात करें तो वहाँ पर हमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशंस कंपेयर टू लिंक्ड जीन्स वाले से कंपैरिजन में हमें कम मिल रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं हमें कंपैरिजन में ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। ठीक है, अब जब हम बात करें 2 जीन्स जब प्रेजेंट हो सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन नॉन पेरेंटल टू लिंकेज। ठीक है, अगर पेरेंटल आपको रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिल रहा है प्रोजेनी में, इसका मतलब लिंकेज अच्छा वाला है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास हमारे एक और साइंटिस्ट है एल्फ्रेड स्टूटिवेन। इन्होंने जो है हमें दिया जेनेटिक मैप्स। ठीक है, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया गया था। इन्होंने यूज़ किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जो 2 जीन्स के बीच में होती है, कि इट इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, और उससे पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स को मैप किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि A और B जो है वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है 9, और B और C में है 10, और A और C में भी है
यहाँ पर हमारे पास 19, तो उन्होंने बोला ये बनेगा ऐसे, ए जीन है, फिर बी जीन है, फिर सी जीन है, यानी ए और बी जीन जो है एक दूसरे से 9 दूर है, 9 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बी और सी था हमारे पास 10 की डिस्टेंस पे, देखो ए एंड सी के बीच में आ गया ना, 10 + 9 19। तो उन्होंने जेनेटिक मैप दिया, मैप किया जीन्स को क्रोमोसोम के ऊपर, जिसको हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया था। अब रिकॉम्बिनेशन की बात करें, देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जो कि मियोसिस 1 के टाइम में होती है। अब होता क्या है कि जो लूजली लिंक्ड जीन्स है ना, वो इजीली असोर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, तो लिंकेज कम होता है। लिंकेज कम यानी कि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। देखिए अगर हम लोग हमारे पास बात करें, हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं, ऑटोसोम्स और नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। फिर हमारे पास एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो है हमारे मेल एंड फीमेल में सेम है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 44 ऑटोसोम्स है डिप्लॉइड सेल में। एलोसोम्स जो है फीमेल में हमारे पास ह्यूमंस में XX एंड मेल्स में है XY, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय जेंडर विच इज हिट्रोगेमेटिक, यानी कि प्रोड्यूस करे डिफरेंट टाइप के गेमेट। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस इट इज़ मेल। अलग अलग हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा हिट्रोगेमेटिक जो इंडिविजुअल होगा उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, अब फीमेल तो जो है वो हर बार यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे XX क्रोमोसोम ही बनाएगी। ये तो मेल है जो डिसाइड कर रहा है कि भाई वो जो बेबी बनेगा वो मेल बन रहा है या फीमेल, ठीक है। मेल जो है वहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनाता है, इसलिए मेल डिटरमाइन करता है सेक्स को। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे हेनकिंग, 1891 में इन्होंने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इंसेक्ट्स में उसको स्टडी किया और ऑब्जर्व किया कि कुछ गैमेट्स के पास ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने बोला एक्स बॉडी, और कुछ के पास नहीं है, ठीक है। इन्हीं एक्स बॉडी को बाद में हम लोगों ने एक्स क्रोमोसोम बोला था। अब हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वो आ जाते हैं। एक है XXXO मीन्स ब्लैंक, वहाँ पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम है बस मैकेनिज्म। इसमें मेल जो है वो हिट्रोगेमेटिक है, XO बोल लो, और या फिर X0, वहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल जो है होमोगेमेटिक। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ से होगा, मेल से ही होगा। यहाँ पे हिट्रोगेमेट वाला इंडिविजुअल ही करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को, वहाँ पे कि वहाँ पे कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, मेल यहाँ पर, जो कि हिट्रोगेमेटिक है। फॉर एग्जांपल मैंने इंसेक्ट्स एंड ग्रास होपर्स में हमें ये वाला मैकेनिज्म देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास XX और XY, इसमें भी मेल हिट्रोगेमेटिक है, फीमेल जो है होमोगेमेटिक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। फिर आता है ZZZW मैकेनिज्म, यहाँ पे मेल जो है वो होमोगेमेटिक है, फीमेल हिट्रोगेमेटिक है, यानी कि सेक्स डिटरमाइन कौन करेगी, प्रोजेनी का फीमेल करेगी यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स में। फिर हमारे पास एक और सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। इसमें होता है क्या, फॉर एग्जांपल इन हनी बी, वहाँ पे जो मेल होता है ना ड्रोन, वो हैप्लॉइड मिलेगा, उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही है, 16 क्रोमोसोम्स ही है। फीमेल जो है क्वीन और वर्कर, उनके पास हमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 32 क्रोमोसोम डिप्लॉइड देखने को मिलता है। होता कैसे है, देखिए फीमेल है वो मियोसिस से गैमेट्स बनाएगी, हैप्लॉइड गैमेट्स। अब मेल तो पहले से ही हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस से गैमेट्स बनाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है और एक डिप्लॉइड वहाँ पर हमें जाइगोट देखने को मिल रहा है तो वो बनेगा फीमेल में। अब यहाँ पर दूसरी साइड एक और मैकेनिज्म चल सकता है कि कभी कभी होता है क्या है, कभी कभी सम अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो पार्थिनोजेनेसिस से ग्रो करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से ग्रो करेंगे, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो ग्रो करके एक इंडिविजुअल बनाएंगे। अब हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन रही है तो हैप्लॉइड प्रोजेनी बनेगा जो कि बनेगा मेल। फिर आ जाते हैं हम लोग म्यूटेशंस पे। म्यूटेशंस क्या है, म्यूटेशंस है सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में अपीयर करेगी ड्यू टू परमानेंट चेंज इन देयर जीनोटाइप, यानी कि जीन्स के सीक्वेंस में अगर कोई इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस दिखाई देने को हमें मिल रही है सडनली, उनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। टर्म म्यूटेशन हमें दिया था ह्यूगो डी वरिज ने 1901 में, ठीक है। ह्यूगो डी वरिज ने ही हमारे पास एक म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी प्रपोज की थी। रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन जो है वो वेरिएशंस जनरेट करती है डीएनए में।
अगर हम लोग टाइप ऑफ म्यूटेशंस की बात करें, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि जो भी चेंज आ रहा है एक्सप्रेशन में हो जीन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीन्स के नंबर में चेंज आ जाए, सीक्वेंस में चेंज आ जाए, या फिर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो है जीन म्यूटेशन। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है क्या, इंसर्शन या फिर डिलीशन हो जाता है बेस पेयर और बेस पेयर्स का, 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसमें होता है कि यूजुअली तो इनएक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस था, ठीक है, इसमें मैं इंसर्शन भी कर सकता हूँ, तो हमारे पास जो कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया, कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन जो नॉर्मल बनना था वो नहीं बनेगा। मैं डिलीशन भी कर सकता हूँ, ठीक है, फिर से कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया तो फिर से प्रोटीन नॉर्मल नहीं बनेगा, ठीक है। हम बात करें 1 और 2, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं और 3 के मल्टीपल में डिलीट हो जाते हैं तो इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं बोलेंगे। 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में जीन लेवल पे होता क्या है, GAG सीक्वेंस जो होता है वो GUG बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे हमारे पास वहाँ पे अमीनो एसिड में वैलिन आ जाता है, जो हम प्रोटीन जो हम बना रहे हैं बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए वहाँ पर, ठीक है। दिस इज सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। फिर आते हैं हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन, जिसमें कोई फिनोटाइप में चेंज ही ना आए, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो कोडोन जो नया बन रहा है वो भी सेम अमीनो एसिड कोड कर रहा है तो प्रोटीन सेम ही बन रहा है। फिर आते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन, ये करते क्या है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं कि भाई वहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन बन गया, गलती से बनना नहीं था पर बन गया म्यूटेशन की वजह से, तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ही वहीं पर रुक जाएगी। इनको हम बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। तो ये तो हो गए जीन म्यूटेशंस की बात। फिर आते हैं हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबेरेशंस, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए या स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास एन्यूप्लॉइडी, यानी कि गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये कब हो सकता है, जब सेग्रीगेशन के टाइम पे फेलियर हो जाए, एक में ज़्यादा चला गया या फिर कम गया क्रोमेटिड, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नलीसोमी, यानी कि 2 क्रोमोसोम जो हैं वो गायब हो जाए, टोटल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म उसमें से 2 क्रोमोसोम्स गायब हो गए। मेल्स अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, 44 ही बचेंगे। मोनोसोमी, अगर एक ही कम हो जाए यानी कि टोटल बचे 45। ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा आ जाए, गेन हो जाए, 47 हो गए। टेट्रासोमी, 2 एक्स्ट्रा आ जाए, 48 हो गए टोटल क्रोमोसोम। फिर आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। ह्यूमंस में बहुत रेयर है और वो ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं करता है वहाँ पे वो सेल, ठीक है। हमें प्लांट्स में लाइक वीट में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। वीट जो हम लोग हमारे यूज़ करते हैं वो है हेक्साप्लॉइड, ठीक है। अप्लॉइडी जो है उसको हम लोग आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास केमिकल है कोल्चिसिन, उसकी हेल्प से। फिर आते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है, वो एजेंट्स जो कि म्यूटेशन डीएनए में कोज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल म्यूटाजेंस लाइक टेम्परेचर और हाई एनर्जी रेडिएशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। हाई एनर्जी मीन्स में रेडिएशन में हमारे पास आ गए यूवी रेज, बीटा, गामा, एक्स रेज, अल्फा रेज, ठीक है। यूवी रेज, देखो यूवी रेज करती क्या है, थाइमीन जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड उसके डाइमर्स बना देती हैं, ठीक है, यूवी रेज। केमिकल म्यूटेशंस की बात करें जैसे फिनोल हो गया, फॉर्मलिन हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मस्टर्ड गैस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए फिजिकल म्यूटेशंस और केमिकल म्यूटेशंस। कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल म्यूटेशंस भी, जैसे कुछ वायरसेस हो गए, ठीक है, वो म्यूटेशंस कोज कर दे, वो बायोलॉजिकल म्यूटेशंस हो गए। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ठीक है। हमने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।